और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड का नतीजा आ गया है। राष्ट्रपति चुनाव में 748 सांसदों के वोट वैध पाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 748 में से 540 सांसदों के वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को कुल 208 सांसदों के वोट ही मिल पाए। यानी पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 3,78,000 वोट वैल्यू मिली है, जबकि पहले राउंड में यशवंत सिन्हा को कुल 1,45,600 वोट वैल्यू मिली है। 15 सांसदों के वोट अवैध पाए गए हैं। अब विधायकों के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 10 राज्यों के विधायकों के वोट अभी गिने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसके मुताबिक बढ़त बना ली है द्रौपदी मुर्मू ने। सांसदों के 748 वोट में से द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को कुल 208 वोट मिले हैं। दोनों के बीच वोटों का बड़ा अंतर आ गया है। 332 वोटों का अंतर अब दोनों के बीच में आ गया है। ओनली MPs। टोटल वैलिड वोटों की संख्या है 748, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 5,23,600। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, जिनकी वैल्यू है 3,78,000, और श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,45,600। ये अभी तक की स्थिति है, बाकी फिर आपको सूचित करेंगे। 15 वोट इनवैलिड हुए हैं। तो 15 वोट इनवैलिड हुए हैं। 332 वोटों की बढ़त द्रौपदी मुर्मू ने बना ली है। पहले राउंड में आगे निकल गई हैं द्रौपदी मुर्मू। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले दर्शकों को समझा दीजिए कि ये जो 332 वोटों का अंतर आया है, बढ़त बना ली है द्रौपदी मुर्मू ने, ये कितनी अहम है और कितनी बड़ी बढ़त है? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बढ़त है और ये बढ़त आगे ये फासला बढ़ता ही जाएगा। और आखिरकार जब परसेंटेज के टर्म में फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें दिखेगा कि दोनों के बीच लगभग 30-35% से ज़्यादा का ही फासला रहेगा, उससे कम का फासला नहीं रहेगा। तो वो ये वैसी बढ़त है, उस दिशा में है जिसको और आगे जाकर बढ़ना है और आगे जाकर विकराल होना है, इसे सिमटना नहीं है। और इसमें अपोजिशन के स्ट्रेंथ के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर अपोजिशन के रणनीतिकारों को इस वोटिंग से, पार्लियामेंट के सांसदों के वोटिंग से उनको थोड़ी निराशा हुई होगी। अपने आप को चुनाव में तो वो कहीं निश्चित तौर पे नहीं मान रहे होंगे, इतना व्यवहारिक तो वो लोग भी हैं, लेकिन एक बात ज़रूर उनको समझ में आई होगी कि ये फासला इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था सांसदों के लिहाज से। और एक तो उनके होमवर्क में कमी, उनकी तैयारी में कमी, ये सारी चीज़ें ऐसी रही हैं, मैसेजिंग में कमी, ये सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि यशवंत सिन्हा को एक बड़े हार की तरफ धकेल रही हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो दो कैंडिडेट के बीच राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में फासला इतना ज़्यादा रहा है कि अगर द्रौपदी मुर्मू 65% वोट भी लेकर आती हैं, 65 या 66 की उम्मीद की जा रही है लगभग, जो मैं अधिकतम समझ रहा हूँ, तो उतना भी अगर लेकर आ पाती हैं तो पिछले 4-5 दशकों में शायद ये सबसे कम फासला वाली जीत होगी। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जब राजेंद्र प्रसाद की शुरुआत हुई थी तो उनको लगभग 99% वोट आए थे, तो इसमें वोटिंग ज़्यादा होती है। लेकिन अपोजिशन के अपने स्ट्रेंथ में अगर सेंधमारी हो तो वो अपोजिशन के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति कही जा सकती है। और यहाँ पर सेंधमारी नहीं हुई है, बल्कि यहाँ तो दिखा कि खुल्लम खुल्ला कैसे अपोजिशन के दल दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। और न सिर्फ दूसरी तरफ जाके खड़े हुए, जो उनके साथ भी रहे, यहाँ की कांग्रेस के विधायकों तक ने क्रॉस वोटिंग की, या मुस्लिम विधायकों जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमानों को लेकर बहुत ज़्यादा नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी के बारे में, उन विधायकों में से भी कुछ ने वोट की है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया में अपोजिशन की रणनीति कितनी कमज़ोर, कितनी लचर थी, एनडीए कितना सशक्त था, और उसका पहला उदाहरण दिखा है पहले राउंड की वोटिंग में। बिल्कुल देवेंद्र, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि सिर्फ लड़ने के लिए ही उन्होंने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया था या सिर्फ अपोज करने के लिए यशवंत सिन्हा को खड़ा किया था? भाई कोई मैसेजिंग नहीं थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ यशवंत सिन्हा को उतार दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि एक पटल पर क्यों नहीं आ गए, एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ गए, क्यों नहीं सहमति से मैसेज दे दिया विपक्ष ने, ताकि उनकी भी एक साख रह जाती, उनकी भी एक इमेज रह जाती अगर द्रौपदी मुर्मू पर ही सहमति बना लेते तो?
हाँ बिल्कुल, बहुत सारे राजनीतिक पंडितों के लिए एक रहस्य का विषय बना रहेगा। हालांकि आप राष्ट्रपति के चुनाव में देखें तो सिंबॉलिक लड़ाई का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी जैसे इवन कलाम तक के समय में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वाम दलों ने एक लक्ष्मी सहगल को खड़ा किया और एक सिंबॉलिक लड़ाई लड़ी। लेकिन विचारधारा का हवाला देते हुए इस बार अपोजिशन की रणनीति थी कि हम बीजेपी की विचारधारा का विरोध करते हैं। ये अलग बात है कि जिस कैंडिडेट को वो लेकर आए उस कैंडिडेट को सांसद और मंत्री उसी बीजेपी ने बनाया था पहले, और इतने दशकों तक वो बीजेपी में रहे। एक बार जब हाशिए पे जाने लगे फिर उन्होंने पाला बदल किया। तो ऐसे में कौन सी विचारधारा का मैसेज दे रहे हैं वो तो अपोजिशन वाले ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की आप पूरी रणनीति देखें तो न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए, जबकि जब से दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली उसके बाद SC/ST के डेवलपमेंट को लेकर उनका काम अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पैटर्न दिखाई देगा। पहला पैटर्न आपको ये नजर आएगा कि तब जो बजट एलोकेशन हुआ करता था भारत सरकार का बजट ST मंत्रालय के लिए, आज वो बजट लगभग दुगुना है, दुगुना से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो पहला ये बड़ा फर्क नजर आएगा। दूसरा फर्क आपको ये नजर आएगा कि आदिवासी जो कि हमेशा से उनको एक तरह से समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़ा, हाशिए पर समझा जाता था, उनके अंदर गौरव का भाव कैसे जगाया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत की सरकार ने यह फैसला किया कि एक गौरव दिवस मनाया जाएगा जो कि बिरसा मुंडा की जयंती पे 15 नवंबर को मनाया जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि आदिवासियों का जिस प्रकार से देश को बनाने में योगदान रहा है, चाहे आप स्वतंत्रता संघर्ष की बात कर लें या उससे पहले की बात कर लें, तो उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं रही है। यहाँ तक कि इतिहास की पुस्तकों में भी आपको उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। कुछ लेफ्टिस्ट पुस्तकों में सिर्फ नाम मात्र के लिए कुछ चर्चाएं कर दी जाती रही हैं, बहुत ज़्यादा उसको महत्व नहीं दिया जाता रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला किया कि देश भर में ऐसे 10 शोध संस्थान होंगे जो इस बारे में शोध करेंगे और अलग अलग जर्नल निकालेंगे, अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। चौथी चीज़ की आदिवासियों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए 10 अलग अलग म्यूजियम भी बनाया जाएगा ताकि जो लोग भी हों वो वहाँ पर जाएं और गौरव कर सकें कि उनका समाज का वो तबका जिसके बारे में एक धारणा बनाई जाती है कि वो सबसे पिछड़ा है, उसका कंट्रीब्यूशन किस प्रकार का रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम होता है। यहाँ पर भी मोदी सरकार ने यह तय किया कि ट्राइफेड के माध्यम से जो आदिवासी देश के दूर दराज जंगलों में या कहीं भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट कैसे उपलब्ध कराया जाए उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया की गई। और आज जो भी डिजिटल ऑनलाइन कंपनीज़ हैं वो उन सारे प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उड़ीसा के किसी जंगल में कोई प्रोडक्ट बन रहा हो और अमेरिका में उसका खरीदार उसे खरीद रहा हो तो फिर उड़ीसा के उस जंगल में रह रहे आदिवासी को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये किया और उसमें बहुत सारे फैमिलीज जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अंतहीन काम आपको दिखेंगे 2014 के बाद से अब तक जो कि नरेंद्र मोदी ने ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए किया है। और उसी का एक हिस्सा, एक चरण आप कह सकती हैं द्रौपदी मुर्मू का कैंडिडेचर। ये कैंडिडेचर सिर्फ टोकन सिलेक्शन नहीं था बल्कि इस कैंडिडेचर के पीछे भी एक व्यापक सोच थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।